What's up everyone? Welcome back to the channel। तो क्लास 11th आ गए वापस से। बहुत सारे बच्चे भाई ह्यूमैनिटीज़ वाले हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में बताया था, और साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स तो अपने होते ही हैं हमेशा से। तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर 1 में बहुत सारे और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर को बस एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे, अगर आज खत्म तो नहीं होगा। 2-3 कॉन्सेप्ट्स आज कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं। और तुम लोग नए हो यार, वीडियोस को लाइक और शेयर करा करो, क्योंकि तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। हमारे चैनल को आगे फैलाने की जिम्मेदारी तो मैं बच्चों पे छोड़ के चलता हूँ, तुम लोग ही लेके चलो इसको आगे। तो चलो आ जाओ जल्दी से चालू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक, जो कि है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कल तुम लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताया था ना, और सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी थी हमारे पास? स्कैरसिटी। सही है ना? मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यार बेसिकली। अब हम लोग को उसमें जो मेजर डिस्कशन करना है आज, वो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की सेंट्रल लेवल पे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली हर इकोनॉमी में 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, याद रखो। सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। करेक्ट है जी। तो हमारे पास इन ऑल देयर आर 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। अब 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली समस्या आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि हम लोग क्या बनाएं एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। मतलब कि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। और उन रिसोर्सेज को हमें ऐसी जगह लगाना है जहां से मैक्सिमम लोगों की नीड सेटिस्फाई हो पाए। तो हर इकोनॉमी के पास जो भी बजट होता है, वो उस पैसे को ये सोचती है कि हम उससे क्या प्रोडक्शन करें इस पर्टिकुलर ईयर में, ताकि हमें ये पता लग पाए कि कितना बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में। क्योंकि अगर कम प्रोडक्शन रहा तो शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज होने से महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा है, ऑब्वियसली लोग लेने वाले ज़्यादा है। शॉर्टेज हो गई तो जितना है इकोनॉमी में वो महंगा बिकेगा, और अगर ज़्यादा बन गया तो फिर वेस्टेज हो जाएगी, पड़ा पड़ा खराब होगा, बिकेगा नहीं। तो इकोनॉमी में बहुत सस्ता हो जाएगा सामान, डिफ्लेशन आ जाएगा। डिफ्लेशन बोलते हैं जब सस्ता हो जाता है, महंगा होता है जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है। तो इकोनॉमी में दोनों ही सिचुएशन खराब होती हैं, इन्फ्लेशन भी और डिफ्लेशन भी। तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान से डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में हम सामान बनाएं। तो पहली जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है हर इकोनॉमी को, जहाँ पे फिर से वही चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है कि हम क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। ये मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे बनाएं। देखो कैसे बनाने में वी यूज टू स्टडी अबाउट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कितनी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स होती है हमारे पास, वो होती है 2। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। CIT मतलब कैपिटल इंटेंसिव और LIT मतलब लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव में होती है यूज ऑफ मोर मशीन्स, मोर टेक्नोलॉजी एंड लेस लेबर। लेकिन लेबर इंटेंसिव में होता है यूज ऑफ मोर लेबर और लेस मशीन्स या फिर टेक्नोलॉजी। तो अब हमारा इंडिया में अगर हम देखते हैं, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, तो इंडिया एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों को काम ज़्यादा चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कंप्लीटली कैपिटल इंटेंसिव लगा देंगे कि हम हर जगह मशीनें, हर जगह टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो हमारी तो बहुत सारी ऐसी लेबर है जिनको काम ही नहीं मिलेगा, बिकॉज ज़्यादातर फैक्ट्रीज में लेबर काम कर रही है। अगर सब जगह हम मशीनें लगा देंगे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रो करने के लिए मशीनें भी लगाना ज़रूरी है। तो क्या हम सिर्फ लेबर इंटेंसिव से काम चला सकते हैं कि मशीनें कम यूज़ करो या यूज़ ही ना करो, सिर्फ लेबर हर चीज़ हाथ से करवाओ लेबर से? तो वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, बहुत रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला।
तो बहुत ध्यान से डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे मुझे कैपिटल इंटेंसिव यूज करना है, कहाँ पे मुझे लेबर इंटेंसिव यूज करना है। हमें इन दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा ताकि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम भी ना आए और हम लोग प्रोडक्शन भी एक अच्छे लेवल का कर पाए। तो ये जो दूसरी समस्या है ये आती है कैसे बनाएं, कौन सी टेक्निक यूज करके बनाएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या फिर उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन। इस तरीके से भी करा जा सकता है। तो दिस इज द सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले लो। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम एप्पल का। एप्पल एक ऐसा कंपनी है जो हर चीज हमेशा एक्सपेंसिव बनाता है, महंगा बनाता है। क्यों महंगा बनाता है? क्योंकि उसका जो टारगेट कस्टमर मार्केट है वो रिच पर्सन्स है। वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो वो लोग क्या करते हैं, चीजें महंगी 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 करते रहते हैं। लेटेस्ट आईफोन से तो उन्होंने एनवायरमेंट का नाम देके चार्जर भी निकाल लिया कि अब चार्जर भी तुम खुद बाय करो। तो देखो ना वहां किस तरीके से वो लोग अपने टारगेट मार्केट में टारगेट कस्टमर को बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये एक बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे भी तुम्हें समझा सकता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस भी पढ़ाता हूँ। तो आई हैव अ वाइडर विजन कि किस तरीके से वो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स सिर्फ पढ़ाता होता तो मैं आपको ये एग्जाम्पल नहीं दे सकता था, तो फिर मैं आपको वो इकोनॉमिक्स वाला एग्जाम्पल देता। बट आई हैव अ वाइडर विजन, तो मैं आपको चीजें और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो एप्पल ज्यादा फोकस कर रहा है कौन से कस्टमर पे, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे। बट अगर हम फिर वही चाइनीज ब्रांड्स पे चले जाएं, चाहे वो MI हो, चाहे वो ओप्पो, चाहे वो वीवो, उनका जो टारगेट है, उन्हें पता है कि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिच सेक्शन में नहीं आती। रिच सेक्शन तो वही 5-7% है। सारे के सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या उसमें चले जाते हैं दूसरे सेक्शंस में। तो वो लोगों का टारगेट उस पे है कि 8,000 में वही कैमरा, 10,000 में वही कैमरा। आजकल फोन हम फोन के लिए थोड़ी ना लेते हैं, फोन तो हम कैमरा के लिए लेते हैं। कभी भी फोन लेने जाओगे तो पहले कैमरा खोल के अपनी शक्ल देखोगे, हाँ भाई चमक रहा हूँ, पाउडर लगा हुआ लग रहा है या नहीं लग रहा है। जोक सपाट मजाक कर रहा हूँ, बट स्टिल कैमरा बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे पास जब भी हम फोन लेने के लिए जा रहे हैं। आजकल फोन नहीं है, फोन कैमरा है। राइट और रॉन्ग तो मुझे बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में। अब किस सेक्शन के लिए बनाना है ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो तीसरी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि वेदर टू प्रोड्यूस फॉर रिच और टू प्रोड्यूस फॉर पुअर और टू प्रोड्यूस फॉर अ मिडिल क्लास और टू प्रोड्यूस फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन। आपको क्या बनाना है? अगर किसी इकोनॉमी में ज्यादा किड्स हैं तो वहां पे आप टॉयज बनाओगे, साइकिल्स बनाओगे, वो बिकेंगी। अगर आपकी इकोनॉमी में ओल्ड पर्सन ज्यादा है तो वहां पे आप व्हील चेयर्स बनाओगे, वॉकिंग स्टिक्स बनाओगे। अगर आपकी इकोनॉमी में यंग पर्सन है तो उनके लिए जितनी भी चीजें यूजफुल है आप वो बनाओ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टारगेट मार्केट है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए बनाने जा रहे हो। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। तो 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितनी क्या बोलते हैं उसको, वेटेज में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करते हुए बनाना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। तो ये होती है हमारे पास 3 मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसके बाद अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, फिर चलेंगे एक बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। देखो अगर मैं कहीं पे भी कोई चीज पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मुझे कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। अब लाइक सपोज मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं कि मैं या तो बैंक में जॉब कर लेता हूँ, मुझे वहाँ 50,000 मिल रहे हैं, या फिर मैं किसी कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फाइनेंस की नॉलेज है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, वहाँ पे मुझे 60,000 मिल रहे हैं, या फिर मैं कोई अपनी फैक्ट्री लगा लेता हूँ जहाँ पे मैं बहुत इजीली 1 लाख रुपीस अर्न कर पाऊंगा पर मंथ। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा? ऑब्वियसली ये 1 लाख वाला चूज करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा, एक रेशनल यानी कि एक समझदार इंसान हमेशा वो ऑप्शन चूज करेगा जहाँ पे उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ज्यादा मजा आ रहा है। सेटिस्फैक्शन यहाँ पे पैसे से आएगा। तो अगर मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, बाय चांस मैं फैक्ट्री ना लगाता तो मेरे पास अगला क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो मैंने छोड़ दिया? ये दिस इज माय नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर मैं ये चूज कर रहा होता तो मेरा इससे अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? ये। अगर मेरे पास 2 ही ऑप्शन होते, ये या ये, तो इसके बाद यही तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। तो जब भी आप कोई एक ऑप्शन चूज करते हो तो आप बहुत सारे ऑप्शंस छोड़ते भी हो। तो जो ऑप्शन आपने छोड़ा है ना, उसमें से जो सबसे बेस्ट है
वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप छोड़ चुके हैं। तो मैंने अगर 1 लाख वाला काम लिया है, ये मैंने बेस्ट छोड़ा है इन दोनों में से, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, एज सिंपल एज दैट। अब तुम लोग को एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं और उसको डिफरेंस की फॉर्म में ही पढ़ते हैं। वो क्या होता है सर हमारे पास? वो होता है जी हमारे पास 2 तरीके की इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। 2 तरीके की इकोनॉमिक्स कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या चीजें इकोनॉमी में चल रही हैं, कि अगर अभी फिलहाल कोविड की सिचुएशन है और इसको कैसे हमारी गवर्नमेंट डील कर रही है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव होता है हाउ यू शुड डील विद दीज प्रॉब्लम्स, आपको क्या करना चाहिए। पॉजिटिव आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है, वो फैक्ट है। नॉर्मेटिव आपको सजेशन दे रहा है कि आपको ये चीज ऐसे डील करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वो फैक्ट है, वो है। और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए, ये होना चाहिए, दैट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डिफरेंस समझ पा रहे हो? मेरी पॉकेट में 20 रुपीज है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, फैक्ट है। और मेरी पॉकेट में 20,000 होने चाहिए, ये सजेशन है, ये एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इज पॉजिटिव, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं, तो मीनिंग आप लोग किताब से पढ़ लेना यार। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग इन द इकोनॉमी एंड हाउ द इकोनॉमी इज डीलिंग विद दैट, कैसे डील कर रहा है, वो पॉजिटिव है। और नॉर्मेटिव क्या? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी द वे by which the economic problem should be solved, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है। अच्छा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव में वेरिफिकेशन किसका हो सकता है? एक्चुअल में कौन सा वेरीफाई करा जा सकता है? देखो ये फैक्ट है तो ये वेरीफाई करा जा सकता है। पॉजिटिव कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो मेजर कर लो, लेकिन ये करना चाहिए, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो तो फ्यूचरिस्टिक बात है ना, फ्यूचर में पता लगेगा। तो दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि वो अभी हुआ ही नहीं है, वो तो एक सजेशन है। तो दिस कैन बी वेरीफाइड, दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम बोलते हैं कि कौन सा सजेस्टिव है नेचर में, इनमें से कौन सा सजेशन दे रहा है। देखो पॉजिटिव तो फैक्ट है भाई, दिस इज फैक्ट, पॉजिटिव इज फैक्ट, तो दिस इज नॉट सजेस्टिव, ये सजेस्टिव नहीं है। और जो नॉर्मेटिव है वो इंडिविजुअल ओपिनियंस हो सकते हैं, हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो दिस इज सजेस्टिव, ये सजेस्टिव डेफिनेटली है। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, दीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कोई पर्टिकुलर सजेशन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो ट्रुथ है, लेकिन यहाँ पे हम ओपिनियंस बता रहे हैं, तो दिस इज समवेयर सजेस्टिव इन नेचर। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास क्या होता है? पर्पस। पर्पस, ये क्यों हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? ताकि हम करंट सिचुएशन देख सकें इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, क्या करंट सिचुएशन है फिलहाल, अभी किस तरीके से क्या हो रहा है, रियल डिस्क्रिप्शन बना सकूं मैं इकोनॉमी का। और ये होता है एक आइडियल डिस्क्रिप्शन, कि कितना एक अच्छी चीज इकोनॉमी में होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि इस टाइम पे इतने केसेस हमारे इंडिया में हैं, तो दैट इज द करंट सिचुएशन, तो वो पॉजिटिव है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, तो दैट इज अ डिस्क्रिप्शन जो आइडियल है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में एक पॉइंट और आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो बस एग्जाम्पल्स दे देना। एग्जाम्पल्स अगर आपको देने हो तो एग्जाम्पल्स तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे बता दिए यार, कोई भी तुम लोग एग्जाम्पल इसके अंदर दे सकते हो, वो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। एक हमारे पास पॉइंट और आ जाता है कि वैल्यू जजमेंट कौन सा प्रोवाइड कर रहा है। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कि किसमें हम लोग अपनी अपनी जजमेंट्स दे रहे हैं। तो देखो ये जो हमारे पास है पॉजिटिव है, ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, ये तो फैक्ट है, ये तो ट्रुथ है, इसमें किसी वैल्यू की, किसी जजमेंट की, इस पर कोई आपको जज नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, वो तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा वैल्यू जजमेंट्स बताता है कि
क्या जजमेंट अलग अलग लोगों ने बनाया है, क्या क्या ओपिनियंस बनाए हैं, व्हाट आर द वैल्यू जजमेंट्स इन द इकोनॉमी। तो अगर वैल्यू जजमेंट वाला पॉइंट वैसे बहुत है 4-5 पॉइंट, क्योंकि 4 नंबर से ऊपर का डिफरेंस आना नहीं है आपके पास, मैक्सिमम 4 मार्क का डिफरेंस आएगा, तो 4 पॉइंट सफिशिएंट रहते हैं। बट बुक्स में पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया। ये हमेशा वैल्यू जजमेंट देता है क्योंकि इसमें सजेशंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। ये तो फैक्ट है, इसमें कैसा जजमेंट, कुछ भी नहीं, करेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स अगर आपको लिखने हो तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करें कि हमारे यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ये सब पॉजिटिव है। और ये करना चाहिए टू रिमूव पॉवर्टी, टू रिमूव इलिटरेसी, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब नॉर्मेटिव। इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स लिख पाएंगे पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। तो मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक्स मेजर पढ़ाए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हमने पढ़ा, एंड व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये भी हमने आज ही पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स मेजर कवर करे जो कि आपको अब जाके अपनी किताब में से ध्यान से रीड करने हैं, पढ़ने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आने वाली वीडियोस में उसको डेफिनेटली दूर कर देंगे, क्लियर आउट कर देंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे PPF यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में 100% आएगा अगर CBSE ने इस साल सिलेबस में रखा तो। ऑल्दो अभी तक कोई भी CBSE की तरफ से सिलेबस में कट या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सिलेबस कम है, इस साल पूरा सिलेबस है, तो PPC इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। चैप्टर खत्म होने वाला है, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल संडे है तो डेफिनेटली आपके पास वीडियो नहीं आ रही होगी। आपको जब भी वीडियो मिलेगी अब वो मिलेगी फ्राइडे एज वेल एज सैटरडे। मंडे को मिलेंगे हम लोग BST की वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, पढ़ते रहो अच्छे से एंड स्प्रेड द वीडियोस विद एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन।